दिख रहा है? आवाज क्लियर है? हम्म। ठीक है। सो कल हम लोग ले रहे थे एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, अगर याद होगा तो। ठीक है। कुछ डिफरेंस मैंने तुम लोगों को बताए थे, और कुछ जो है आज देखेंगे हम लोग कि क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है। प्रॉपर हम लोग डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये जो है वो तुम लोगों को यहाँ पे नहीं पूछेंगे, मतलब नीट में वगैरह बहुत कम पूछेंगे, बट बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। सो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है डिफरेंस। ठीक है। सो डिफरेंस तुम लोगों को हेडिंग देना है न्यू। कल तो मैं समझा रही थी तो कल मैंने कुछ लिखवाया नहीं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम का। तो तुम लोगों को नई हेडिंग देनी है जिसमें लिखना है डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था शेप के अकॉर्डिंग X chromosome is larger and Y chromosome is smaller than X chromosome। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि यू क्रोमेटिन का डिफरेंस। यू क्रोमेटिन यानी क्या होता है? लेसली या फिर लूजली पैक्ड डीएनए। यू क्रोमेटिन मीन्स लूजली पैक्ड डीएनए, और अगर डेंसली पैक्ड डीएनए रहा तो उसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। सो यू क्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा होता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? कम होता है। सो उसका एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट तुम लोगों को लिखना है। और फिर बाद में जहाँ पे यूक्रोमेटिन ज्यादा, वो जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव, और जहाँ पे यूक्रोमेटिन कम, वो जेनेटिकली लेस एक्टिव। मतलब जो एक्स क्रोमोसोम है वो जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव है एज कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम। ठीक है। क्योंकि उसमें यूक्रोमेटिन ज्यादा है। देन ये 4 पॉइंट हो गए। फिर अगर तुम लोगों को लिखना है, सो non-homologous region of X chromosome contain X-linked genes. Non-homologous chromosome of Y chromosome contain Y-linked genes. क्योंकि मैंने बताया था नॉन होमोलॉगस क्यों है। जो एक्स क्रोमोसोम पे जीन्स है वो वाई क्रोमोसोम पे नहीं है, नॉन होमोलॉगस रीजन पे। ठीक है। एंड तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि द अलील्स और जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम इज absent ऑन वाई क्रोमोसोम। इसलिए तो हम लोग नॉन होमोलॉगस बोल रहे हैं ना। सो मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट है। अभी देखो बोलते बोलते मैं कम से कम 6 पॉइंट बोल गई। ठीक है। और 3 मार्क के लिए डिफरेंस बिटवीन आया तो 6 पॉइंट मोर देन इनफ। बट अगर 2 मार्क के लिए आया और तुम लोगों को 6 पॉइंट आते हैं तो आराम से तुम लोग 5 पॉइंट लिख के आ जाओ। 1 पॉइंट इसलिए ज्यादा क्योंकि कंपनसेट होना चाहिए। मतलब अगर 2 मार्क का क्वेश्चन अगर आया और तुम लोगों को अगर एक आध गलत हो गया लिखते लिखते तो कंपनसेट करने के लिए चाहिए ना एक। सो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कंपनसेशन के लिए ठीक। ठीक है। तो देखो अभी वन बाय वन हम लोग ले लेते हैं जो भी। फिर लगे तो और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी एंडिंग। ठीक है। ये बोर्ड के हिसाब से डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई का। क्या क्या
जितना हो जाए तो बताओ। हो गया। ओके, बाकी वैदेही झालं बेटा? ठीक है, चलो देखो। देखो, अभी एक याद रखना कि यूक्रोमेटिन ज्यादा तो डीएनए ज्यादा और जेनेटिकली ज्यादा एक्टिव। हेट्रोक्रोमेटिन ज्यादा तो डीएनए कम। यहाँ पे वैसे भी यूक्रोमेटिन कम है तो डीएनए कम। सो जेनेटिकली लेस एक्टिव। सो नेक्स्ट पॉइंट हमें हम लोगों का रहेगा कि इसमें डीएनए ज्यादा है, इसमें डीएनए कम है। उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है वो अपना क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिकली मोर एक्टिव एंड जेनेटिकली लेस एक्टिव। सो ये नेक्स्ट पॉइंट रहेंगे तुम्हारे। सॉरी। डन।
हो गया? हम्म, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखे काफी इजी है। अभी यूक्रोमेटिन, मैंने बोला यूक्रोमेटिन अगर ज्यादा रहेगा तो डीएनए का क्वांटिटी क्या रहेगा, ज्यादा। यूक्रोमेटिन लेस रहेगा तो डीएनए का क्वांटिटी क्या रहेगा, कम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्स क्रोमोसोम हैज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए, मतलब यहाँ पे यूक्रोमेटिन ज्यादा था, इसलिए अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, ज्यादा। वाई क्रोमोसोम हैज लेस अमाउंट ऑफ डीएनए, मतलब यूक्रोमेटिन लेस तो डीएनए का अमाउंट लेस। तो डीएनए का अमाउंट लेस तो जेनेटिकली लेस एक्टिव, एंड डीएनए का अमाउंट मोर तो जेनेटिकली मोर एक्टिव। फिर नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम कंटेन एक्स लिंक्ड जीन। कल हम लोगों ने क्रोमोसोम बनाया था, ये एक्स क्रोमोसोम बनाया था और ये वाई क्रोमोसोम बनाया था, है ना। और ये क्या था, नॉन होमोलॉगस रीजन ऊपर वाला। सो नॉन होमोलॉगस रीजन जो एक्स क्रोमोसोम का है वहां पे एक्स लिंक जीन रहते हैं, और नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम कंटेन वाई लिंक जीन। और अगर तुम लोगों को लास्ट पॉइंट और सेवंथ पॉइंट लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हो कि जो जीन्स नॉन होमोलॉगस रीजन के एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वो नॉन होमोलॉगस रीजन के वाई क्रोमोसोम में एब्सेंट है। तुम लोग ये पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है, लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखो। इतने पॉइंट सफिशियंट है और इजी है। मतलब मैं तुम लोगों को गारंटी देती कि अगर इतना लिख लिया था 3 मार्क के लिए आगे तो कोई मार्क्स नहीं कटने वाला तुम्हारा, ठीक है। तो ये कितने मार्क्स के लिए था, 3 मार्क्स। चलो डन, समझ में आ गया सबको पॉइंट? किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? ओके गुड। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेंगे मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। शायद मैंने तुम लोगों को एक बार बताया था कि पेज नंबर ये वाला देखो और उसका क्रॉस समझ रहा है कि देखो। तुम्हारे स्टेट बोर्ड में 60 पेज नंबर है, 60, 60। निकालो तो जरा स्टेट बोर्ड का 60। हाँ, तो तुम लोगों ने वो क्रॉस करने का ट्राई किया क्या? आया? गलत हो गया थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले मैं तुम लोगों को मॉर्गन एक्सपेरिमेंट ही पढ़ाऊंगी। देखो, मॉर्गन एक्सपेरिमेंट बोर्ड में कभी नहीं आया है, मतलब ऐसे बोर्ड में लिटरली पूछा नहीं है। उसके बारे में एमसीक्यू वन सेंटेंस काफी पूछे होंगे, बट लिटरली राइट अ नोट ऑन एक आध बार आया होगा। और ये क्वेश्चन देने लायक नहीं है क्योंकि अवॉइड करते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ है। बट हम लोग पहले मॉर्गन एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट समझ लेंगे। इवन मैंने भी देखा था, तो एक टेस्ट सीरीज में देखा था रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन, नहीं तो अदरवाइज मैंने भी नहीं देखा। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हारे पेज नंबर 60 पे है, वो एक्सपेरिमेंट मॉर्गन ने किया था इन अ फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई का नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। वो क्या है, फ्रूट फ्लाई। और फ्रूट फ्लाई का नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। अभी मेरे को बताओ, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़े पढ़े ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, याद है क्या? है या नहीं? लर्न वगैरह किया है क्या? आई होप के किया हो। ठीक है, चलो गुड। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में अगर तुम लोग देखोगे तो यहाँ पे पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, इफ जीन्स आर क्लोजली लोकेटेड, क्योंकि सेम यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। मेरे को बताओ, जीन्स अगर क्लोजली लोकेटेड रहेंगे तो उनको सेपरेट करना थोड़ा मुश्किल है। सो टाइटली लिंक्ड है, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज हम लोगों ने स्टडी किया था ना, सेम वही। सो अगर जीन्स टाइटली लोकेटेड रहे तो विदाउट एनी सेपरेशन नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रेवल। बट जीन्स आर वाइडली लोकेटेड रहे, जीन्स अगर वाइडली लोकेटेड है या फिर दूसरे क्रोमोसोम पे, तो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे हो गए अगर दूर है, या फिर दो अलग अलग क्रोमोसोम पे। सो ट्रांसफर होने के पहले इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जैसे के वैसे ट्रांसफर नहीं हो पाते, तो ये चेंज होके नेक्स्ट जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफर, ठीक है। सो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि अगर
जीन्स दूर रहे, सेम क्रोमोसोम पे रह के दूर रहे या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे, तो तुम लोगों को रिकॉम्बिनेंट का नंबर क्या मिलेगा? ज्यादा। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होंगी ज्यादा। ये रिकम्बाइन हुए ना, सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तुम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। मैक्सिमम जीन्स अगर दूर लोकेटेड है, मतलब बहुत दूर क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम रह के भी अगर दूर लोकेटेड है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा? ज्यादा। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज मोर। ठीक है, मोर। और अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड है और कम जीन्स अगर मतलब ऐसे दूर है, और मैक्सिमम जीन अगर पास में है, सो मैक्सिमम जीन अगर पास में थोड़े से दूर है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या मिलेंगी? कम, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं करना पड़ा। सो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या मिली? कम। सो जब जीन्स पास में रहते हैं तब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम मिलती है। बट जब जीन्स दूर लोकेटेड होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? ज्यादा, क्योंकि जीन्स दूर है। कळलं काय बोलली? समझ में आया क्या? कि गया सबके ऊपर से? दिमाग में घुसा कि नहीं? नहीं 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 नहीं, टाइटली लोकेटेड का क्रॉस करना ही नहीं है। टाइटली लोकेटेड अगर रहे ना प्रज्वल, तो विदाउट एनी सेपरेशन ट्रैवल होते हैं। बट ठीक है, कि अब सपोज अगर हम लोग बोलते हैं कि 100% जीन में से 80% आर टाइटली लोकेटेड एंड 20% आर वाइडली लोकेटेड। सो मेरे को बता, रही कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेंगी या कम रहेंगी? कम रहेंगी, क्योंकि ये जो 80% है जैसे कि वैसे ट्रांसफर होंगे विदाउट क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होगा ये 20% में होगा। बराबर। सो जीन्स जब बहुत ज्यादा पास में रहते हैं तब रिकॉम्बिनेशन दिखता ही नहीं है, और इसमें से सिर्फ 20% जीन्स ऐसे सपोज कि वो दूर है, तो थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन दिखेगा। सेम एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे बोल सकते हैं कि 80% दूर है और 20% पास में। सो 20% जो पास में है वो डायरेक्टली वैसे के वैसे ट्रांसफर होंगे, बट जो 80% दूर है उनमें तो रिकॉम्बिनेशन होगा ना। तो यहाँ पे दूर वाले जीन्स का नंबर ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। पास वाले जीन्स का नंबर ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा? कम। कळलं प्रज्वल? सबको समझ में आया ना? क्योंकि इसी पे अपना एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। मतलब कैरेक्टर दिए उसने कि दो मक्खियां ली है, एक का पर्टिकुलर कैरेक्टर है, दूसरे का पर्टिकुलर कैरेक्टर है, दोनों का क्रॉस किया। फिर वो क्या बोलता है कि पेरेंटल का कॉम्बिनेशन कम मिला और रिकॉम्बिनेंट का ज्यादा मिला। अभी रिकॉम्बिनेंट तुम लोगों को समझ में आया। अभी अगर उसने पेरेंटल बोला है, मतलब ये वाले 80% वाले, सो पेरेंटल अगर ज्यादा और क्लोजली लोकेटेड रहे तो वही वैसे के वैसे ट्रांसफर होंगे। और अगर जीन्स दूर लोकेटेड वालों का नंबर अगर कम रहा तो तुम लोगों को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी क्या मिलेगा? कम। सो पैरेंटल यानी ओरिजिनल, जैसे कि वैसे ट्रांसफर होने वाले, दे आर कॉल्ड एज पैरेंटल। और रिकॉम्बिनेंट यानी जो कॉम्बिनेशन बनते हैं। सो पैरेंटल का नंबर अगर ज्यादा बोला तो मतलब जीन्स पास में है ना, क्योंकि जैसे कि वैसे ट्रांसफर होंगे। तो ऐसा रहे। कर लो। अभी मेरे को बताओ, एक्स और वाई क्रोमोसोम में से कौन से वाले जैसे के वैसे ट्रांसफर होंगे और कौन से वाले रिकॉम्बिनेशन में जाएंगे? नॉन होमोलॉगस के होमोलॉगस? बताओ। हाँ, होमोलॉगस में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर। और जो नॉन होमोलॉगस रहेंगे वो वैसे के वैसे क्या होंगे? ट्रांसफर। बराबर। सो कंप्लीट लिंकेज कौन शो करेगा? नॉन होमोलॉगस के होमोलॉगस? कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज कौन शो करेगा? जैसे कि वैसे ट्रांसफर कौन होगा? नॉन होमोलॉगस। वेरी गुड प्रज्वल, नॉन होमोलॉगस बराबर। और जो होमोलॉगस है उसमें क्या होता है? क्रॉसिंग ओव्हर। पहा मी सांगते, ज्यांना नाही कळलं असेल बघा, ये देखो। सो ये है होमोलॉगस रीजन और ये है नॉन होमोलॉगस रीजन। जब हम लोग नॉन होमोलॉगस रीजन के बारे में बात करते हैं, सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो जीन्स प्रेजेंट है वो यहाँ पे नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर होने का सवाल ही नहीं आता। तो ये जो एरिया है ये जैसे के वैसे क्या होगा? इनहेरिट। मतलब ये जैसे के वैसे इनहेरिट होगा
तो ये कंप्लीट लिंकेज शो करेगा। बट ये होमोलॉगस यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो क्या ये जैसे के वैसे शो करेगा? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे इनकम्प्लीट लिंकेज। कळलं काय बोलली? आया समझ में कि नहीं सबको? गुड गुड। साक्षी कळलं बेटा? आ गया साक्षी? ओके, चलो बढ़िया। देखो अभी लिख लेते हैं इसको, और मैं क्रॉस भी बता देती हूँ कैसे करना है, ठीक है? पहले लिखते हैं थेरी। क्रॉस तो इजी है, मैं तुम लोगों को एक बता दूंगी तो दूसरा तुम लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है? चलो देखो। तो अगर तुम लोग क्रॉस देखोगे, जिनके पास बुक है वो लोग देखो, बाकी के मत देखो, ठीक है? बाकी के मैं बता दूंगी कैसे करना है। क्रॉस वन देखो। क्रॉस वन में तुम लोगों को पेरेंट दिए y+w है, प्लस है ना? फिर उसने F1 जनरेशन निकाला है, मेरे को पता है तुम लोग भी F1 जनरेशन निकाल सकते हो। बट फिर उसने F2 जनरेशन के 2 बॉक्स निकाले। वो कैसे निकालना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है एक्चुअली, ट्रिक पता चाहिए तो तुम लोगों को आ जाएगा। क्रॉस टू भी सेम है। तो क्रॉस वन मतलब F1 जनरेशन, क्रॉस वन क्रॉस टू का तुम्हारा आराम से आ जाता है। तुम्हारा प्रॉब्लम जाएगा F2 जनरेशन निकालने में। वो कैसे निकालना मैं बताती हूँ, ठीक है? पहले हम लोग डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं और एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर मैं तुम लोगों को क्रॉस बताती हूँ, ठीक है? मतलब ये लेसन का मैक्सिमम पोर्शन हो जाता है फिनिश। चलो देखो। तो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट शोइंग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। और ये आया ना लिखने के लिए, तो 6 पॉइंट हमेशा रेडी रखना इसके। अगर लिखने के लिए आया तो 6 पॉइंट हमेशा रेडी रखना, क्योंकि आया तो 3 मार्क के लिए आएगा ये, उससे कम नहीं आएगा। और 3 मार्क के साथ अगर क्रॉस के लिए आए तो बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, फिर 4 मार्क के लिए आ जाएगा, ठीक है? इसलिए ये दिख रहा है क्या, क्रॉसिंग ओवर लिखा है, मेरे को पता है बोर्ड चमक रहा है करके वहां पे। ओवर है, हाँ, OVER। ये जीनस एंड स्पीशीज नेम है। देखो जनरली हम लोग साइंटिफिक नेम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम का कोई ना कोई मीनिंग होता है, बराबर? सो यहाँ पे मतलब सारे तो पता नहीं रहते अपने को, मेरे को भी बहुत कम पता है। मतलब भले ही मेरा बॉटनी था, बट हम लोग इतना फोकस नहीं करते थे नेम के मीनिंग पे। बट एक जो नाम का मीनिंग था, जो मेरे को हमेशा से याद है, जो मेरे सर ने बताया था मेरे को, और ये मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के वक्त ही देखा था। मतलब जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, तब उसके बाद मैंने नेट के लिए कोचिंग ली थी। तो फिर उसके लिए नीट नहीं, नीट तुम्हारे लिए रहता है, नेट हमारे लिए रहता है। सो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का मतलब ये है कि ड्रोसो यानी ड्यू। ड्रोसो यानी क्या होता है, ड्यू ड्रॉप। ड्यू ड्रॉप पता है ना? फिला यानी लविंग, ठीक है? मेलानो यानी डार्क, और गैस्टर मीन्स बेली। ये मेरे सर ने बताया था, मेरे को याद है अभी तक, ठीक है? सो 2014 में बताया था। बट मैं हर बैच में बताती हूँ तब से, मतलब 2014 से जब मैंने नेट का कोचिंग खत्म किया और देन कोचिंग ज्वाइन किया, तब से मैं बच्चों को बताती हूँ, और इसलिए मेरे को याद है। सो ड्रॉसो यानी ड्यू, फिला यानी लविंग, मेलानो यानी डार्क, और गैस्टर यानी बेली। मतलब ऐसी मक्खी जिसको ड्यू ड्रॉप पसंद है और जिसका बेली क्या है, डार्क। याद रहेगा? ठीक है? तो तुम लोग भी पेंसिल से लिख लेना, पेन से मत लिखो, उसको पेंसिल से लिखो, ओके? कोई पूछता नहीं है एग्जाम में, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है? कोई पूछेगा नहीं। और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रूट
लाई, मक्खी है ये, ठीक है। तो मॉर्गन यूज ड्रोसोफिला मिलानो गेस्ट, ठीक है, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज ड्रोसोफिला कैन easily be cultured in laboratory, ठीक है। सो इसने ये मक्खी इसलिए यूज की, फ्रूट फ्लाई, क्योंकि इसको हैंडल करना इजी था। कुछ नहीं करता था वो, डब्बे में डाल देता था मक्खी, ठीक है। मतलब दो कैरेक्टर वाली मक्खियां ली, और मेल और फीमेल, और उनको एक जार में डालता था, और जार में डालेंगे तो मक्खियां रहेंगी, फूड वगैरह सप्लाई करता था। तो वो मक्खियां क्रॉस करती थी, फिर क्रॉस करने के बाद जो वो एग्स देती थी और उसमें से बच्चे निकलते थे, उनको कलेक्ट करता था। फिर उनको कलेक्ट करने के बाद फिर उनको दूसरे जार में डालता था और फिर एक्सपेरिमेंट करता था। तो उसको क्या लगा, उसने डायहाइब्रिड क्रॉस किया, दो दो कैरेक्टर लिए, एक आंखों का कलर और एक बॉडी का कलर, मतलब मक्खियों में। अभी देखो डायहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं हम लोग, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेते हैं और उसको क्रॉस करते हैं, उसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। बट यहाँ पे भी उसने क्या किया, दो मक्खियां ली, मेल फीमेल, और दोनों के आंखों के कलर और दोनों के बॉडी के कलर, तो कितने कैरेक्टर हो गए, दो। तो उसने डायहाइब्रिड क्रॉस किया फ्रूट फ्लाई पे। तो उसने सोचा कि मेंडल को जो रेशो मिला था, मेंडल को क्या रेशो मिला था फिनोटिपिक बताओ, डायब्रिड क्रॉस में, डायब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशो क्या है? हाँ वेरी गुड, ठीक है। सो उसको भी लगा, इसको मतलब मॉर्गन को, कि डायब्रिड क्रॉस तो मैं भी कर रहा हूँ तो मेरे को भी सेम रेशो मिलेगा। बट उसको वैसा रेशो नहीं मिला, उसको 9:3:3:1 के अलावा कुछ भलता ही रेशो मिला, तो वो रेशो नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों मिला, तो उस पे उसने रिसर्च किया फिर, कि जीन्स जो थे वो टाइटली लोकेटेड थे, तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उसको कम मिला। जीन्स जो थे वो वाइडली लोकेटेड थे, दूर थे, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी था। फिर उसको समझ में आया कि अरे इसके वजह से मेरा रेशो गड़बड़ हुआ, ठीक है। चलो देखो, और क्योंकि मेंडल के इसमें मैंने तुम लोगों को क्रोमोसोम बनाए थे ना, 4 क्रोमोसोम बना के दिए, कौन से, इस पे किसका कैरेक्टर है, मैक्सिमम कैरेक्टर सेपरेट सेपरेट, बहुत कम कैरेक्टर है जो एक क्रोमोसोम पे है ना। 4 क्रोमोसोम बनाए, 4 क्रोमोसोम पे अलग अलग कैरेक्टर है कि नहीं। मैंने तुम लोगों को क्रोमोसोम का डायग्राम बना के दिया था, चार, और कौन से 7 कैरेक्टर में से कौन से कैरेक्टर किस क्रोमोसोम पे, ये लिखवा है। मतलब मैंने किसी बैच को नहीं लिखवाया, बट तुम लोगों को लिखवा है कि नहीं। हाँ, ओके, चलो। सो फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बिकॉज ड्रोसोफिला कैन इजीली बी कल्चर्ड इन द लेबोरेटरी, इसलिए उसने उसको यूज किया, ठीक है। सो और इसका लाइफ स्पैन बहुत कम है, और 2 वीक के अंदर ये नई प्रोजेनी दे देता है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन ऑफ फ्रूट फ्लाई इज 2 वीक्स, ठीक है। 2 हफ्ते का इसका क्या है लाइफ स्पैन, एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, तो मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोजेनी जो है वो ज्यादा रहती है, और साथ में रिप्रोडक्शन रेट भी, टाइम कम टाइम में ज्यादा रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ये तुम लोगों को पूछ सकते हैं एग्जाम में 1 सेंटेंस के लिए, कि व्हाई मॉर्गन सिलेक्टेड ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो उसने अगर पूछा कि उसने, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि व्हाई मेंडल सिलेक्टेड गार्डन प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो अपने को रीजन बताने पड़ते हैं कि क्यों भाई, क्यों सिलेक्ट किए इसने। तो मॉर्गन का भी तो पूछ सकते हैं, फिर मॉर्गन ने क्यों ये मटेरियल सिलेक्ट किया, बिकॉज इट कैन बी इजीली कल्चर्ड, पहला रीजन, ठीक है। लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, कितना है, 2 हफ्तों का, एंड उसका क्या है, हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो 1 सेंटेंस में एटलीस्ट इतना लिखना है तुम लोगों को, कैन इजीली बी कल्चर्ड, देन लाइफ स्पैन इज अबाउट 2 वीक्स, एंड हाई रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, हो गया तुम्हारा। गलती का चांस ही नहीं। मेरे को बताओ, क्या ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है याद रखने को, मतलब बिना पढ़े याद रखने को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या, कि तुम लोगों को लर्न करने की जरूरत ही है इसको, बताओ, ये रह जाएगा याद, नहीं ना। तो ऐसी ही चीजें जो कि आराम से ध्यान में रहती है, मैक्सिमम ऐसी ही चीजें तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है, जो इजी लेवल वाले क्वेश्चन रहते हैं।
इवन वन सेंटेंस में भी ऐसी चीजें पूछी जाती है मैक्सिमम। ठीक है, कि जो तुम लोगों को इजीली याद रहे बट टाइम पे क्लिक नहीं होती फिर, ऐसा है, प्रॉब्लम वो रहता है। तो इसको तुम लोग अगर ये आंसर लिखोगे 2-3 सेंटेंस, तो कब लिखोगे? 2-3 सेंटेंस भी नहीं है, ऐसे छोटे छोटे हाफ में। सो ये कब लिखोगे? जब पूछा गया कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को क्यों सिलेक्ट, तो इस रीजन की वजह से सिलेक्ट किया। ठीक है, carried out several dihybrid cross experiment in fruit fly to study genes that are expressed. ठीक है, सो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट इन अ फ्रूट फ्लाई। सो उसने फ्रूट फ्लाई पे बहुत सारे डायब्रिड क्रॉस किए टू स्टडी द जीन्स दैट आर सेक्स लिंक। तो उसको सेक्स लिंकेज स्टडी करना था, इसलिए उसने किया। ठीक है, देन द क्रॉस the crosses were similar to dihybrid crosses as carried out by Mendel। ठीक है, सो क्रॉसेस सिमिलर थे जैसे कि उसने मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किए। सो मेरे को नहीं लगता ये फिर से रिपीट करने की जरूरत है। मॉर्गन ने क्या यूज किया? ड्रोसोफिला फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके एक्सपेरिमेंट के लिए उसने ड्रोसोफिला कलेक्ट किया या फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और ड्रोसोफिला का मतलब बताया मैंने। देन ड्रोसोफिला क्यों यूज किया? क्योंकि उसको इजीली कल्चर किया जा सकता है। देन यहाँ पे उसका लाइफ स्पैन भी कम है, उसका लाइफ स्पैन जो है वो 2 हफ्तों का है। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी क्या है? ज्यादा। और मेंडल ने सॉरी मॉर्गन ने उस पे बहुत सारे क्रॉस किए, और साथ में वो क्रॉस वैसे ही थे जैसे कि मेंडल ने पी प्लांट में किए। ठीक है, क्लियर? इतने पॉइंट लिख के हो गया? डन। ठीक, अभी देखते हैं कि उसने किस पे क्रॉस किया था। तो उसने कैरेक्टर कैसे लिए देखो। उसने कैरेक्टर क्या लिया? उसने लिया येलो बॉडी एंड व्हाइट आई फीमेल। ठीक है, येलो बॉडी थी, व्हाइट आई, और वो फीमेल थी। उसका क्रॉस किया ब्राउन बॉडी रेड आई मेल। ठीक है, सो येलो जो बॉडी थी और व्हाइट आई फीमेल का क्रॉस किया उसने, जो ब्राउन वाइल्ड टाइप। वाइल्ड यानी क्या होता है? ओरिजिनल। तो वो जो क्रॉस में प्लस दिखा है ना, वो वाइल्ड टाइप है। ठीक है, तो वाइल्ड टाइप मतलब ओरिजिनल टाइप। और ब्राउन बॉडी रहेंगी बट क्या रहेंगे? रेड आई। सो व्हाइट बॉडी सॉरी येलो बॉडी एंड व्हाइट आई,
ब्राउन बॉडी एंड रेड आई, ऐसे दोनों का उसने क्रॉस किया, और फिर से किसका क्रॉस किया, F1। हम लोग बोलते हैं ना सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, वैसा। और उसको क्या मिला, जो रेशो है वो 9:3:3:1 मिलने के बजाय भलता ही कुछ मिला। सो वो फिर ढूंढा उसने कि क्यों ऐसा है, ठीक है। देखो, he observed that the two genes did not segregate independently of each other, and F1 ratio deviated यानी डिफरेंस क्रिएट हुआ, deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, कि वो जो दो जीन्स थे जो उसने लिए थे वो टाइटली लिंक थे, इसलिए वो सेग्रीगेट नहीं हुए प्रॉपरली, मतलब सेपरेट होने चाहिए थे, बट वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुए इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, जैसे कि नॉर्मल डायब्रेड क्रॉस में होता है मेंडल के, बट वो ज्यादा सेपरेट नहीं हुए क्योंकि वो टाइटली लिंक थे, ये अपन बता सकते हैं क्योंकि अपने को कंसेप्ट पता है each other, and F1 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio। और जो F1 जनरेशन का रेशो है वो इस रेशो से कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट, ठीक है। सो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया येलो बॉडी एंड व्हाइट आई फीमेल विद ब्राउन बॉडी रेड आई मेल, जब उसने क्रॉस किया तो कुछ जीन्स टाइटली लिंक थे तो इसलिए वो सेग्रीगेट नहीं हुए इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आपण याला इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट म्हणतो की जेव्हा जीन्स इंडिपेंडेंटली अरेंज होतात, तर त्याला काय म्हणायचं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पण त्याला इथे काही तसं दिसलं नाही, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ ही नहीं। सो इसका मतलब जीन्स क्या थे, टाइटली लोकेटेड, इसलिए उसको 9:3:3:1 रेशो नहीं मिला। क्लियर दोनों पॉइंट? है नहीं? गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट उसने कंक्लूजन क्या निकाला, देखो। और मॉर्गन और उनके वर्कर्स को ये पता था कि जीन्स जो है वो किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम। अभी मेरे को बताओ, अगर एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे रहेंगे, कोई भी रहा तो भी नॉन होमोलॉगस होमोलॉगस रीजन तो रहेगा ना, बराबर। सो एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे जो जीन्स है वो वैसे के वैसे इनहेरिट होते हैं, वो नहीं होते, क्रॉसिंग ओवर में नहीं जाते, बराबर। ऐसा, तो उनको पता था कुछ जीन्स कहाँ पे लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम। ये वाला सेंटेंस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने बताया था पैरेंटल यानी
जो कि सेपरेट नहीं हो रहे, रिकॉम्बिनेंट नहीं हो रहे, और जैसे कि वैसे इनहेरिट हो रहे हैं, ओरिजिनल, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिया है। So when the two genes in a dihybrid cross located on the same chromosome, अगर तुम लोग डायब्रिड क्रॉस कर रहे हो जो क्रोमोसोम पे, सेम क्रोमोसोम पे अगर जीन्स लोकेटेड है, सो ऑब्वियसली पैरेंटल का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, ज्यादा। तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन इज मच हायर देन नॉन पैरेंटल टाइप। सो नॉन पैरेंटल से पैरेंटल का नंबर क्या मिलेगा, ज्यादा। जैसे कि ए बी है, ये अगर स्ट्रांगली लिंक्ड है, तो जैसे कि वैसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। सपोज इनमें 80% जीन्स जो है वो लिंक्ड है, सो लिंक्ड है, और 20% जो है वो दूर है। सो ऑब्वियसली तुम लोगों को पेरेंटल का कॉम्बिनेशन क्या मिलेगा, ज्यादा, एज कम्पेयर टू रिकॉम्बिनेंट। क्योंकि 20% में क्रॉसिंग और होगा, बट बाकी की जो टाइटली लिंक्ड है उसमें तो नहीं होगा। सो इसीलिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है कि व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम दे आर स्ट्रांगली लिंक्ड, दे शो फ्यू रिकॉम्बिनेशन। क्योंकि वो टाइटली लिंक्ड है, इसलिए रिकॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कम। क्लियर दोनों स्टेटमेंट। अरे कर ले कि नहीं, बाकी लोग, साक्षी, वेदई, वैशाली, रुतिका, रुतिका नहीं है, कह रहे आज है तो, दिख गई, दिख गई, दिख गई। ठीक है, मेरे को लगा नहीं है। हाँ, नेक्स्ट। और जीन्स अगर दूर दूर लोकेटेड रहे तो फिर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ज्यादा। When the genes are loosely linked, then recombination frequency is more than parental। ठीक है, तो पेरेंटल से ज्यादा किसका क्वांटिटी रहेगा, रिकॉम्बिनेशन का। ठीक है, देखो कितना है, ज्यादा। आया समझ में। सो क्रॉस वन और क्रॉस टू में दो अलग अलग कैरेक्टर लिए। तो इन क्रॉस वन जो कैरेक्टर लिए है, वाइट बॉडी और येलो बॉडी एंड वाइट आई, फीमेल विथ ब्राउन बॉडी
एंड रेड आई मेल। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 1.3%। और क्रॉस जो 2 है उसमें कैरेक्टर दिया है व्हाइट एंड मिनिएचर विंग। व्हाइट एंड मिनिएचर विंग मतलब छोटे विंग। एंड व्हाइट एंड मिनिएचर विंग एंड वाइल्ड टाइप मतलब जो ओरिजिनल है वो। ठीक है। सो ओरिजिनल का क्रॉस इसके साथ किया। यहाँ पे तुम लोगों को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी मिलती है ज्यादा 37.2%। ठीक है। अभी तुम लोग परसेंटेज के हिसाब से बताओ कौन टाइटली लिंक्ड है और कौन टाइटली लिंक्ड नहीं है, क्रॉस 1 के क्रॉस 2 के। कौन टाइटली लिंक्ड है और कौन टाइटली लिंक नहीं है, जल्दी बताओ। फिर अपने को क्रॉस भी लेना। जल्दी जल्दी। सिर्फ अकेला प्रज्वल नहीं बताएंगे, बाकी लोगों को भी आंसर करने हैं। ऐसे लग रहा है वही ध्यान दे रहा है। क्यों तुम लोगों को जेनेटिक्स पसंद नहीं है क्या? प्रज्वल रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो टाइटली लिंक नहीं रहता है। गलत है। टाइटली लिंक्ड मतलब प्रज्वल जो सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो सेपरेट नहीं होंगे तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। सेपरेट नहीं हो सकते तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कम। टाइटली लिंक्ड यानी जो सेपरेट नहीं हो सकते, और नहीं हो सकते तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम रहेगा, जैसे कि वैसे जाएंगे। और अगर दूर है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा, ज्यादा। अभी बता प्रज्वल कौन सा है और कौन सा नहीं है। हाँ, वैदेही, वैशाली और साक्षी का करेक्ट है। रुतिका, प्रज्वल। फर्स्ट वाला टाइटली है। समझ में आया क्या, बट फर्स्ट वाला टाइटली लिंक क्यों है सबको? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम दिख रही है वहां पे, इसलिए हम लोगों ने बोला वो टाइटली लिंक है। कर ला। अभी तुम लोग इसमें से जो तुम लोगों को लगते हैं वैसे 6 पॉइंट लर्न कर सकते हो। 6 पॉइंट। क्रॉस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, क्रॉस के बारे में अगर बता दिए तो बढ़िया ही है, नहीं भी बताओगे तो भी क्रॉस करके दिखा देना, हो गया खत्म। अभी देखो क्रॉस, पहले क्रॉस 1 करेंगे देन क्रॉस 2 करेंगे, ठीक है। सो इतना हो गया तुम्हारा सबका लिख के। क्रॉस 2 होमवर्क रहेगा तुम्हारे लिए, क्रॉस 1 मैं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, हो गया है? चलो गुड। देखो अभी। सो क्रॉस 1 में, क्रॉस 1, तो क्रॉस 1 में उन्होंने पेरेंट्स के लिए एक येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, तो येलो एंड व्हाइट आई, फिर ऐसे किया है, लाइन है। और फिर नीचे और एक लाइन है ना। इसका मतलब वाई डब्ल्यू कितने अमाउंट में, 2 अमाउंट। ठीक है, 2 लाइन्स है ना, एक ऊपर और एक नीचे, सिमिलर लाइन से कलर देखो, दोनों की लाइन सिमिलर है। सो वाई डब्ल्यू क्रॉस विथ वाई डब्ल्यू, सेम सेम। उसने नहीं लिखा है बट अपन मेंशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस टू विथ, अगर देखोगे तो वाइल्ड के साथ क्रॉस किया है, मैंने बोला था वाइल्ड को रिप्रेजेंट करना है प्लस में, बट उसके नीचे में एक क्रोमोसोम दिया है। दिस क्रोमोसोम इज द वाई क्रोमोसोम। आया समझ में, मतलब ये भी क्रोमोसोम ही है, ये भी क्रोमोसोम है। अभी मेरे को बताओ होमोजाइगस कंडीशन कहाँ पे दिख रही है और हेट्रोजाइगस कहाँ पे दिख रही है, ये तो पेरेंट्स हो गए। होमोजाइगस कहाँ पे दिख रहा है और हेट्रोजाइगस कहाँ पे दिख रहा है? होमोजाइगस कहाँ पे दिख रहा है बताओ? सिमिलर और डिसिमिलर, होमोजाइगस सिमिलर, डिसिमिलर, हेट्रोजाइगस। तो होमोजाइगस कंडीशन कहाँ पे दिख रहा है? राइट वाला होमो, मतलब जो वाई डब्ल्यू है वो क्या दिख रहा है, होमो। सो कितने टाइप के गमेट बनेंगे, एक ही टाइप के। निकालो कॉमन।
है ना। यहाँ पे दोनों अलग जाएंगे, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस ये अलग जाएगा, और वाई क्रोमोसोम ये अलग जाएगा। अभी करो क्रॉस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई डब्ल्यू एंड वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, राइट। और इसका इसके साथ वाई डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम। अभी जिनके पास बुक है वो लोग चेक करो, क्या उसका F1 जनरेशन सेम ऐसे ही है। जिनके पास बुक है वो लोग देखो, क्या F1 जनरेशन सेम आया। है ना। प्रज्वल दिखा क्या। ऋतिका बुक आहे बेटा तुझ्याकडे। दिसलं का। सो सबको समझ में आया F1 जनरेशन कैसे निकालना है इसका। ठीक है, चलो देन F2 जनरेशन निकालते हैं। आता मला सांगा, F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फी। बट यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसे लगता है कि तुम लोगों को नहीं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, मेरे को बताओ इसके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? अगर बनाने चाहे तो दो तो तुम्हारे सामने दिए, और दो अगर बनाने चाहे तो वाई डब्ल्यू प्लस एंड वाई प्लस डब्ल्यू। हम लोग क्या कर रहे हैं, F2 जनरेशन के लिए जा रहे हैं। तो फॉर F2 जनरेशन हम लोग क्या करेंगे, इसके चार कॉम्बिनेशन बने। वाई डब्ल्यू तो एक है ही, मतलब एक गमेट बन गया, बराबर। दूसरा गमेट हम लोग क्या बनाएंगे, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, ये दो दो सेपरेट हो गए। अभी तीसरा बनाएंगे वाई डब्ल्यू प्लस, और चौथा बनाएंगे वाई प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो ये चार कॉम्बिनेशन बने। और इन चार कॉम्बिनेशन का, क्योंकि हम लोगों को पता है ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हेट्रोजाइगस में वाई डब्ल्यू अलग जाएगा और ये वाई क्रोमोसोम अलग जाएगा। इंडिविजुअली एक एक के साथ क्रॉस करना है। तो पहले हम लोग सिर्फ वाई डब्ल्यू के साथ इसका क्रॉस करेंगे। क्या आएगा, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, वाई डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। एक मिनट में लिख के देखती बता, नहीं तो गड़बड़ कर लूँ। तो इन सबका क्रॉस किसके साथ करना है तुम लोगों को, वाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे वाई डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू, फिर यहाँ पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू। ठीक है, एक एक बनाना है। फिर यहाँ पे वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, और चौथा वाई प्लस डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू। अभी देखो F2 जनरेशन का एक बॉक्स ऐसे दिख रहा है कि नहीं, दिखा सबको। वैदेही, वैशाली, साक्षी, ऋतिका, प्रज्वल, आया समझ में कैसे निकाला। ठीक है, अभी कितना हो गया लिख के सबका, ये होने का है। हो गया कि होने का है। डन। वैशाली, वैदेही झालं की लिहायचं व्हायचं आहे। ओके, हाँ लिखो जल्दी, रुकी हूँ मैं। तो ये F2 जनरेशन का फर्स्ट बॉक्स हो गया। सेकंड हम लोग बनाएंगे फिर से। डन, ओके, ठीक है वह। तो यहाँ तक हो गया। अभी अपने को दूसरे के साथ उसका क्रॉस करना है, क्योंकि दो टाइप के कमिट थे वहां पे। तो सेकंड वाले में क्या करेंगे, सेम वाई डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई डब्ल्यू प्लस,
एंड y प्लस w, इसका क्रॉस करना है इसके साथ। तो क्या आ जाएगा अभी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे वाई डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई क्रोमोसोम, वाई डब्ल्यू प्लस एंड वाई क्रोमोसोम एंड वाई प्लस डब्ल्यू एंड वाई क्रोमोसोम। आया नेक्स्ट बॉक्स भी देखो। अभी सेकंड वाला करते आएंगे तुम लोगों को, क्रॉस टू। वो लाइन का मतलब वो लाइन नहीं है, वो वाई क्रोमोसोम है। ठीक है, वो लाइन नहीं है, वो क्या है, वाई क्रोमोसोम। ओके, हाँ चलो डन। गुड, समझ में आ गया सबको। अभी अपने बुक में क्रॉस टू देखो, कर पाओगे कि नहीं। अपने बुक का क्रॉस टू देखो। गुड। सो वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। अभी हम लोग देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन मेल, मतलब ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ठीक है, याद से करना और मेरे को भेज देना क्रॉस टू, इंडिविजुअली मत भेजो, ग्रुप पे डालो। क्रॉस टू करने के बाद वैसे ही सेम करना, बस तुम लोगों को क्या करना है, अल्फाबेट चेंज करना है ना। सेम ही है पूरा क्रॉस, फक्त काय चेंज करायचं है, अल्फाबेट। वो अगर हो गया तो तुम्हारा क्रॉस करेक्ट हो जाएगा पूरा। कळलं? आणि ते पण पाठवा जरा, होमवर्क म्हटलं तर मी 10 क्वेश्चन तुम्हाला आले की नाही आले, मी आन्सर पाठवू की नाही त्याचे, आज पाठवता का? आज भेजो मेरे को, ठीक है। वो दोनों शाम तक भेजना, तुम्हारे पास एम्पल टाइम है। तुम लोगों ने 9 बजे तक भी भेजा तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो 10 क्वेश्चन जो दिए थे वो भेजना और ये वाला क्रॉस करके भेजना। तो दोनों करोगे तो मेरे को एटलीस्ट पता तो भी चल जाएगा कि किया करें। ठीक है, हाँ चलो। सो हम लोग बचपन से सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी पहले समझ लो और फिर, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा कंसेप्ट बेस्ड होता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन अगर ह्यूमन बीइंग में बोलते हैं, अच्छा मेरे को बताओ कौन सेक्स डिटरमाइन करता है कि नेक्स्ट जनरेशन में लड़का होगा या लड़की, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है बताओ? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर रहता है, किसके, मतलब मेल या फीमेल? बराबर। एक्चुअली मेल पे, मेल के एक्स और वाई दोनों पे डिपेंडेंट है कि लड़का होगा या लड़की। सो क्यों ऐसा? क्योंकि ऑब्जर्व करो कि जो फीमेल है वो सिमिलर क्रोमोसोम के साथ है और मेल जो है वो डिफरेंट क्रोमोसोम के साथ है। तो फीमेल इज होमोगैमेटिक और मेल इज हेट्रोगैमेटिक, है कि नहीं? सो मेल कितने टाइप के गमेट बनाता है, दो, एक एक्स क्रोमोसोम के साथ, दूसरा वाई क्रोमोसोम के साथ। तो मेल इज हेट्रोगैमेटिक एंड फीमेल इज होमोगैमेटिक, है ना। फीमेल में एक ही टाइप के एग बनते हैं एक्स क्रोमोसोम के साथ, मेल में कितने टाइप के बनते हैं, दो, एक्स एंड वाई। तो जब भी याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हेट्रोगैमेटिक है तो वही नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स क्या करेगा, डिसाइड। ठीक है, वही नेक्स्ट जनरेशन का सेक्स क्या करते हैं, डिसाइड। जो भी हेट्रोगैमेटिक जो भी रहेगा जिस भी कंडीशन, जैसे कि बर्ड्स जो है, बर्ड्स में जेड डब्ल्यू इज फीमेल, जेड डब्ल्यू क्या रहती है, फीमेल, और जेड जेड रहता है मेल। अभी मेरे को बताओ,
इनमें से सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा? ZW इज फीमेल, ZZ इज मेल, तो सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा बताओ? फीमेल, वेरी गुड, होशियार है तुम लोग तो, जल्दी समझ गए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे वही, पहले ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन, देन बर्ड, देन एक ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं बोनेलिया विरिडिस, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। बोर्ड के हिसाब से तीनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बोर्ड और नीट दोनों के हिसाब से चलो देखो। तो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग, हेडिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे पास कितने ऑटोसोम्स है? मतलब अगर क्रोमोसोम देखे तो 46 है ना, तो उसमें से 23 पेयर क्या है? 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम, ठीक है? 23 पेयर में से 22 आर ऑटोसोम एंड वन पेयर इज एलोसोम। मतलब क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? सो 23 पेयर में से 22 आर ऑटोसोम एंड 22 में से जो एक है, मतलब 23 में से जो एक है वो सेक्स क्रोमोसोम यानी एलोसोम। तो जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है उसमें मेल हमारे इसमें क्या रहता है? हेट्रोगैमेटिक, और वो क्या करेगा? सेक्स डिटरमाइन करेगा, ठीक है? चलो वन बाय वन, इसको 3 और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट करना, ठीक है? 3 या 2 मार्क के लिए पूछते हैं। ये पहला जो सेंटेंस लिख रही हूँ उसका एमसीक्यू रहता है, स्टार करके रखना, ठीक है? फर्स्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, देखो यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट तुम लोगों को एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमन बीइंग में न्यूक्लियस जो रहता है उसमें टोटल कितने रहते हैं? 46 क्रोमोसोम, या फिर हम लोग 23 पेयर बोल सकते हैं, दोनों सेम ही, ठीक है? उसमें से 22 पेयर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? ऑटोजोम। और वन पेयर क्या रहता है? सेक्स क्रोमोसोम। अगर मेल में बात करें तो एक्स वाई रहता है, फीमेल में बात करें तो क्या रहेगा? एक्स एक्स, ठीक है? इतना भी तुम लोग आराम से अपने मन से लिख सकते हो, ठीक है? आपल्याच वर्ड्स मध्ये लिहायचं,
अशा क्वेश्चनवर जास्त वेळ वेस्ट नाही करायचा. 2 बार पढ़ लेने का और मन से लिखने का, ठीक है? वो आदत डालो अभी, क्योंकि बायो का बहुत रहता है, बहुत वास्ट है बायो। तो अगर एक-एक चीज़ इतना लर्न करते रहेंगे ना तो टाइम नहीं पूछता है। तो फिर क्या करेंगे कि उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, समझ लेंगे, अपने वर्ड्स में लिखेंगे। गलतियाँ नहीं करनी है, कीवर्ड्स रखने हैं, जो उस क्वेश्चन में कीवर्ड्स आते हैं वो तो दिखने ही चाहिए, जो इम्पोर्टंट वर्ड्स है वो दिखने चाहिए, बट मन से लिखना है. कळलं? पुन्हा रट्टा मारायचा नाही. कळलं का? हं. इतना हो जाए तो बताओ मेरे को. डन? ठीक है. सबका ना? सबका हो गया? अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे उसमें हम लोगों को लिखना है कि जो मेल है उसमें 50% एक्स क्रोमोसोम के साथ स्पर्म बनते हैं और 50% वाई क्रोमोसोम के साथ, और जो फीमेल है उसमें 100% पूरे एक्स क्रोमोसोम के साथ क्या बनते हैं? एग. ठीक है. सो ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग गमेट फॉर्मेशन इन मेल of testes undergo spermatogenesis. इतना हो गया. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जैसे कि मैंने बताया, जो 50% स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम के साथ रहेंगे, 50% स्पर्म जो है वो वाई क्रोमोसोम के साथ रहेंगे. फीमेल में सारे जो एग्स है वो एक एक्स क्रोमोसोम के साथ रहेंगे. तो मेल को हम लोग हेट्रोगैमेटिक बोलते हैं, हेट्रो यानी डिफरेंट. तो दो टाइप के गमेट प्रोड्यूस कर रहा है. फीमेल इज होमोगैमेटिक, सिंगल टाइप के गमेट प्रोड्यूस कर रही है. तो अगर eggs containing sperm fertilized with the egg containing egg, then female होंगी. Y containing sperm fertilized with the Y containing male, मतलब सॉरी, eggs containing egg,
देन क्या होगा, मेल। तो ये कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, मेल पे। ओके चलो गुड। हो गया तुम्हारा सबका, झाला करे। हम्म। ये लास्ट है। चाहे तो तुम लोग एंडिंग में क्रॉस भी बना सकते हो, काफी इजी है। इफ स्पर्म कंटेनिंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेस fertilized with egg, then the child would be female. But if it is Y, then the child would be male. Hence, the father is responsible for the determination of sex of the child and not the mother. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा तुम्हारे सिलेबस में बोल्ड में लिखा जाता है, ताकि ये लोगों को भी पता चले कि कौन रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के सेक्स के लिए। ठीक है, इसके लिए तुम लोग क्रॉस कर सकते हो। एक्स वाई इज मेल एंड एक्स एक्स इज फीमेल। तो यहाँ पे एक ही टाइप का कमेंट बनेगा, यहाँ पे दो, बट स्टिल हम लोग इसको सेपरेट करेंगे। तो एक्स वाई एंड एक्स, तुम लोग सिंगल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि होमो है ना। फिर क्रॉस करेंगे तो एक्स एक्स, ये क्या रहेंगी, फीमेल। देन क्रॉस करेंगे, ये भी रहेंगी फीमेल, फीमेल फीमेल। ठीक है, और ये मेल और ये भी मेल। मतलब 50-50% चांस रहता है मेल और फीमेल आने, मेल एंड। ठीक है, तो ये एंडिंग में क्रॉस भी बना सकते हैं, देन तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तुम्हारा 3 या 2 मार्क का क्वेश्चन हुआ। हो गया सबका। ओके, वैशाली, साक्षी, झालं बेटा। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। 2 मार्क, मोस्ट 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 टाइम फॉर बोर्ड एग्जाम। 2 मार्क के। जैसे कि मैंने बताया था, जो फीमेल रहती है बर्ड में वो ZW कैरी करती है, और जो मेल रहता है वो ZZ। तो सेक्स कौन डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे, फीमेल। ह्यूमन में सेक्स कौन डिटरमाइन करता है, मेल। ठीक है, तो जो हेट अभी तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो हेट्रोगैमेटिक वो सेक्स डिटरमाइन करेगा। ठीक है,
ये 2n क्यों लिखा बेटा? क्योंकि डिप्लॉयड ऑटोजोम, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है ऑटोजोम। और जेड जेड यानी सिक्स क्रोमोसोम, 2n प्लस जेड डब्ल्यू, मतलब ऑटोजोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। गमेट टू n प्लस जेड एंड n प्लस जेड, ठीक है। यहाँ पे n प्लस जेड एंड n प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब इसका क्रॉस करेंगे, तो अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तुम लोग फर्दर कर सकते हो, देन F1 जनरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये नीचे ज्यादा जगह नहीं इसलिए मैं नहीं निकाल रही, बट इसका F1 जनरेशन तुम लोग निकाल सकते हो, निकालो। हो जाएगा, निकाल के तो बताना। डन, क्रॉस भी कर लिया ना? F1 निकाला क्या वैशाली? F1 जनरेशन निकाला बेटा? F1 भी निकालो। ठीक है, गुड। तो निकाला कि नहीं निकाला तुम लोगों ने? मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है, हाँ या नहीं? ठीक है। हाँ, चलो देखो। तो ये हो गया तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड, ये कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 मार्क्स के लिए। अब मैं तुम लोगों को सेक्स क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में सिर्फ दिखा के दूंगी, क्योंकि ये मैच द पेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। MCQ, मैच द पेयर फॉर नीड। सेक्स डिटर्मिनेशन इन मतलब सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या रहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बर्ड का देखा, और जैसे कि हम लोगों ने देखा इसका क्या है, ह्यूमंस का क्या है। वैसे हम लोग ड्रोसोफिला, मॉथ, बटरफ्लाई इनका लिख लेते हैं, ताकि अपने राउंड वर्म इनका लिख लेते हैं, मतलब हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं जाएगा बाद में, ठीक है। ठीक है, चलो देखो। तो एक क्रोमोसोम इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट है कि जो राउंड वर्म है, इंसेक्ट है, राउंड वर्म। राउंड वर्म का एग्जांपल बताओ कोई, कौन सा है? राउंड वर्म, इंसेक्ट, इंसेक्ट है फ्लू बग और ग्रास हॉपर। ये पूछते हैं नीट एग्जाम में, भूलना मत। किसका क्रोमोसोम क्या है ये पूछते हैं।
ठीक है। और आके गए क्वेश्चन, कॉकरोच, इनमें सेक्स क्रोमोसोम क्या रहता है? तो इन सब में जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है वो एक्स 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 जीरो टाइप सेक्स क्रोमोसोम रहता है, जिसमें से एक एक जो है वो रहती है फीमेल, और एक्स ओ या फिर एक्स जीरो जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो रहता है मेल। ठीक है। देन नेक्स्ट, जेड डब्ल्यू और जेड जेड तो हम लोगों ने ले लिया। सेकेंड जो है मॉथ, बटरफ्लाई, एग्जैक्टली अपोजिट टू कॉकरोच। ठीक है, इसके एग्जैक्टली अपोजिट। तो बट अल्फाबेट अलग लेंगे हम लोग, जेड जीरो एंड जेड जेड टाइप। तो जेड जीरो इज फीमेल एंड इट इज, ठीक है। एंड ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला इसमें रहता है एक्स एक्स एंड एक्स वाई, सेम वैसी जिसे हमने लिखा। एक्स एक्स इज फीमेल एंड एक्स वाई इज, ठीक है। डन, इतना हो गया। ठीक है, डन। नेक्स्ट हेडिंग देना, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स। ये प्योरली नीट के लिए है, मतलब जो अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं ये भी प्योरली नीट के लिए था, क्योंकि ये नीट में ही आते हैं क्वेश्चन कि राउंड वर्म का क्या है, देन मॉथ एंड बटरफ्लाइज का क्या है, ड्रोसोफिला का क्या है, ये प्योरली नीट के लिए है। एक और लिख लो, बैंडेड क्रेट स्नेक, बैंडेड क्रेट स्नेक, ठीक है। इसमें एक्स वाई इज फीमेल एंड वाई वाई इज मेल, बैंडेड क्रेट स्नेक, ठीक है। ब्लैक कलर का स्नेक रहता है एंड ऊपर से लाइन रहती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसमें। अभी जो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं ना वो पूरा प्योरली इसके लिए। डन हो गया सबका, चलो बढ़िया। तो नेक्स्ट जो है हेडिंग देना है, जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स क्या होता है? एक चीज हमेशा याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में मतलब अगर ह्यूमन अगर बात नहीं कर रहे और वो कोई बात करे, बट ठीक है ह्यूमन का भी, सारे ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है एनिमल, उनमें अगर जेनिक बैलेंस अगर बताना है, क्रोमोसोम का जेनिक बैलेंस अगर बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कितने सेक्स क्रोमोसोम है डिवाइडेड बाय ऑटोसोम्स कितने, सेक्स क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय ऑटोसोम, ये जब हम लोग निकालते हैं उसको जेनिक बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन में भी देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम किसी के साथ है, एक्स एक्स एक्स, तीन एक्स क्रोमोसोम, तो उस फीमेल को बोला जाता है सुपर फीमेल, दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बट वो जो है वो स्टेराइल रहती है, मतलब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, ठीक है। और मतलब ऐसे अलग अलग टाइप के रहते हैं। तो जेनिक बैलेंस इज द रेशियो ऑफ
सेक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं अपॉन ऑटोसोम। तो क्योंकि ये डेफिनेशन में पूछते हैं और इसके एग्जाम्पल भी पूछते हैं और डिवीजन भी पूछते हैं, तो इसका चार्ट ही काफी इंपॉर्टेंट है और उसके एमसीक्यू भी मिलते हैं, मतलब टफ अगर जेनेटिक के क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो जेनेटिक बैलेंस किसको बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम अपॉन, उसके साइंटिस्ट का नाम ब्रिज था, सरनेम ब्रिज था। ठीक है, तो सेक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम, जेनिक बैलेंस इज इक्वल टू सेक्स क्रोमोसोम अपॉन ऑटोसोम। तो तुम लोगों को कभी कभी क्या दिया रहता है सेंटेंस में, सेक्स क्रोमोसोम दिया रहता है, ऑटोसोम दिया रहता है, तुम लोगों को सिर्फ उसको अपॉन करके आंसर निकालना होता है, पॉइंट में आंसर दिया होता है। बट अगर तुम लोगों को लर्न है तो निकालने की जरूरत नहीं, बट अगर लर्न नहीं है तो तुम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो तुम लोगों को फॉर्मूला ध्यान में चाहिए। तो ऊपर में सेक्स क्रोमोसोम लिखोगे, नीचे में क्या लिखोगे? ऑटोसोम। मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है क्या करना है? ये जा रहा है ऊपर से। हाँ होते हैं ना रियल में प्रज्वल, जैसे कि क्लीन फिल्टर सिंड्रोम वाले तुम लोगों को 9th या 10th में रहा होगा, क्लीन फिल्टर वाला। तो उसमें क्या होता है? एक्स एक्स वाई होता है कि नहीं होता है? बताओ। तो वो तो बायसेक्सुअल हुआ ना देन, मतलब उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट मिलेगा, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट रहता है, टेस्टिस छोटे रहते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा, बट इंटेलिजेंस, हाइट और बाकी के फीचर्स नॉर्मल रहते हैं। बस एक्स क्रोमोसोम में गड़बड़ रहता है, जिसकी वजह से अगर डबल डोज में अगर एक्स क्रोमोसोम में तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, तो वॉइस में भी चेंज आ सकता है। देन जैसे कि बताया मैंने, टेस्टिस ओवरी डेवलप रहेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा, तो मेल क्या रहेगा? स्टेराइड। तो फेमिनाइज्ड मेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और ये क्वेश्चन आता है, जो मैंने वर्ड बोला ना अभी, उस पे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फेमिनाइज्ड मेल। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, कर ला। एकदम दिमाग के ऊपर से नहीं गया है ना, समझ में आया ना? जेनेटिक बैलेंस अगर पूछा तो क्या करना है? सेक्स क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं अपॉन ऑटोसोम कितने हैं, इसको डिविजन करना है, इसका डिवाइड करना है। कर ला। मी लिहिते तुम्हाला कळेलच काय म्हणत आहे। हाँ, और इसको मोस्ट टाइम भी करना फॉर नीट एग्जाम। नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर तुम लोग सामने जाके कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो और उसमें तुम लोगों को जेनेटिक्स है, ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ। उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सामने जाके अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे और उसमें अगर जेनेटिक्स रहा, तो ये उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन भले ही हार्डली आया होगा, एक दो बार आया होगा, बट कंसेप्ट काफी अच्छा है। तो जेनिक बैलेंस theory of of for नीट ओनली। बोर्ड के वक्त पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड में कंसेप्ट ही नहीं है इसका। फॉर नीट। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे और साइंटिस्ट लिखेंगे, फिर बॉक्स बनाएंगे। The theory of genic balance given by Kelvin Bridges, 1926, states that instead of XY chromosome, sex is determined by the genic balance or ratio between X chromosome and number of autosomes। ठीक है, तो उनका बोलना ये था, केल्विन ब्रिज का बोलना ये था, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट करके रखना है, डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट करके रखना है, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि अगर सेक्स डिटरमाइन करना है तो एक्स वाई की जगह पे तुम लोग क्या कर सकते हो कि एक्स क्रोमोसोम का नंबर कितना है,
और उसके ऑटोसोम का नंबर कितना है। बट ये अप्लीकेबल था ओनली फॉर ड्रोसोफिला। अगर ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोसोम देखोगे और ह्यूमंस के सेक्स क्रोमोसोम देखोगे तो सिमिलर है कि नहीं। एक्स वाई और एक्स एक्स लिखा है ना दोनों जगह पे, देखो लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, तो ये अप्लीकेबल किसके था, ड्रोसोफिला के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो बताता था फिर केल्विन कि वो सुपर फीमेल है, ये सुपर मेल है, ये इंटरसेक्स है, ये सिर्फ मेल है, ये सिर्फ फीमेल है, ये मेटा फीमेल है। तो ये वो सुपर फीमेल मीन्स मेटा फीमेल, ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम। तो ये उसके अकॉर्डिंग बताता था। ठीक है, तो ये पहले अप्लीकेबल किसके लिए था, ड्रोसोफिला के लिए। द थ्योरी is applicable to Drosophila melanogaster। तो ये थ्योरी किसके लिए अप्लीकेबल थी, सिर्फ और सिर्फ ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है, तो उसको क्या क्या मिला वो हम लोग चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे कि मतलब उसको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला। ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, इसमें से डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। ठीक है, तो जेनिक बैलेंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जेनिक बैलेंस इज इक्वल टू एक्स क्रोमोसोम, मतलब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ अपॉन नंबर ऑफ ऑटो। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम, ये लिख लो। डन। ठीक। हम्म, तो क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या क्रोमोसोम नंबर है वो, एक्स बाय ए रेशियो। और इनको क्या बोलना है, ठीक है, सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी। और ये जरूरी नहीं है इनमें ही दिखेगा ड्रोसोफिला, ये ह्यूमन में भी दिखते हैं। मैं एक सेंटेंस सिखाऊंगी एंडिंग में जब तुम लोगों को पता, सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी मतलब क्या रहेंगे, वो मेल रहेंगे फीमेल रहेंगे क्या रहेंगे। ठीक है, चार्ट ला मोस्ट टाइम भी करा इसका। तो अगर एक 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 प्लस टू ए रहा तो क्या लिखेंगे मेरे को बताओ, एक्स का नंबर कितना है, एक्स क्रोमोसोम कितने हैं, कितने दिख रहे हैं, 3 बराबर। तो क्या आ जाएगा 3/2। बताओ आंसर क्या आ जाएगा 3/2 का, 3/2 डिवाइड करा आंसर सांगा किती येतात, डिवीजन बराबर करना 1.5। वेरी गुड रुचिका, मॅथ चांगलं आहे तुझं, पटकन आंसर केलं 1.5। तो अगर 1.5 लिखा है या फिर 3/2 लिखा है या फिर ऐसे दिया है तो वो जो पर्सन है वो क्या रहेंगे, मेटा फीमेल। और एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉडसन, डॉडसन मेटा फीमेल ह्यूमन में भी मिलते हैं। तो डॉटसन उसको, क्योंकि 2A मतलब क्या हो गया, सारे ऑटोजोम्स हो गए अपने, और ट्रिपल एक्स क्रोमोसोम आ गया। तो डॉटसन ने इनको क्या बोला था कि ग्लैमर्ड बॉयज और फीमेल, मतलब बॉय और फीमेल, तो ग्लैमर्ड बॉय और फीमेल ऐसे डॉटसन ने बोला था। और ये स्टराइल रहते हैं, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो 3 क्रोमोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम, उसको मेटा फीमेल बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट ट्रिपल एक्स प्लस 3 ऑटोसोम, तो 3 बाय, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.0 या फिर 1। तो ये इन केस ऑफ ड्रोसोफिला वगैरह देखेंगे तो ये क्या रहती है फीमेल। अगर ऐसा भी रहा तो भी वो क्या रहेंगी, फीमेल रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट
XX प्लस 2A, ये कंपैरेटिवली कुछ ऑर्गेनिज्म में देखा गया है, उसके हिसाब से निकाला है। तो बताओ यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम और क्या है, ऑटोसोम 2 है, सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि फीमेल। देन नेक्स्ट, एक्स एक्स प्लस 3A, 2/3, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.67, 0.67। तो जब ऐसे कुछ आता है 67675, तो वो इंटरसेक्स होते हैं। 75 के आसपास अगर आया या फिर उसके कम, मतलब 55 टू 75 के बीच में आया, तो दे आर इंटरसेक्स। ठीक है, मतलब ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, ये ड्रोसोफिला के लिए भी है। ये ह्यूमन में मिलता है, बट ये ड्रोसोफिला में मिलता है। ठीक है, ये भी इंटर ये भी इंटरसेक्स है। देन नेक्स्ट, +2 है। ठीक है, अभी इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 1/2 आता है, 0.5, तो 0.5 आया एग्जैक्ट, वो मेल रहेगा। तो मतलब एक चीज याद रखना, 1 = फीमेल, 5 = मेल, उनके बिटवीन आया तो इंटरसेक्स, और ज्यादा आया तो मेटाफिल। ठीक है, ये नॉर्मल मेल की तरह हो गया। 0.5 ये भी क्या रहेंगे, मेल। और XY + 3A, 1/3। अगर 0.5 से कम रहा तो उसको मेटा मेल बोलते हैं, सुपर मेल, अबे सुपर फीमेल। 0.33 मेटा मेल। ठीक है, ये परसेंटेज और ये तुम लोगों को ध्यान में रखना है। ये हम लोगों ने कौन सा ऑर्गेनिज्म ध्यान में रखते हुए किया, ड्रोसोफिला। ठीक है, और ये चार्ट पूरा लर्न करना है तुम लोगों को, या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट लर्न नहीं किया तो भी चलेगा। बस याद रखना कि ये क्या लगाना है, और कितना क्या आया तो क्या रहेगा। 1 आया तो फीमेल, 0.5 आया तो मेल, 0.5 के नीचे आया तो मेटा मेल, 1 के ऊपर आया तो मेटा फीमेल, और 0.5 और 1 के बीच में आया तो इंटरसेक्स। काय बोली लक्षात आलं का, 1 आला तर फीमेल, 0.5 आला तर मेल, 1 के अबो गया तो मेटा, 0.5 के नीचे गया तो मेटा मेल। देन अगर 0.5 और 1 के बीच में रहा तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्स। ये ध्यान में रहेगा, है या नहीं, पक्का ना। सारे प्रज्वल, साक्षी, ऋतिका, ध्यान में रहेगा क्या, वैशाली वगैरह, वैशालीने तो हा बोला बाबा। ठीक आहे, तर तसंच लक्षात ठेवायचं, म्हणजे कसं तुम्हाला लर्न करायची गरज पडणार नाही। उसने अगर तुम लोगों को ये दिया रहेगा, तुम लोग क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर निकालोगे, जो आंसर रहेगा उसके अकॉर्डिंग देखोगे फिर तुम लोगों को क्या दिया ऑप्शन में, है ना। तो मतलब अगर एक आ गया तो तुम्हारा आंसर फीमेल के लिए जाएगा, अगर 0.5 आया तो मेल के लिए जाएगा, और 0.5 और 1 के बीच में आया तो इंटरसेक्स, और 1 से ज्यादा गया तो मेटा फीमेल, और 0.5 से कम गया तो मेटा मेल। तो तुम्हारे ये एक्सप्रेशन डिसाइडेड रहेंगे। फक्त तुम्हाला काय करायचं लक्षात, X/A का रेशो। ठीक है, गलत मत करना ये। डन, लिख के हो गया सबका। ठीक है, बॉक्स के नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेना, डॉटसन वाला, पर लिख रही हूँ मैं। हम लोग बॉक्स के नीचे लिख लेना एक स्टेटमेंट,
द स्टराइल मेटा मेल एंड मेटा फीमेल, दोनों हैव बीन कॉल्ड, ये ह्यूमन में भी दिखता है क्योंकि हैव बीन कॉल्ड ग्लैमर बॉयज और एंड गर्ल्स बाय ऑफ फ्लाई बाय, ऑफ फ्लाई, फ्लाई यानी फ्रूट फ्लाई, ठीक है, ऑफ फ्लाई बाय वर्ल्ड, ऑफ फ्लाई वर्ल्ड बाय डॉटसन, सायंटिस्टचं नाव लक्षात ठेवायचं. डन. सबका हो गया. हम्म. अभी एक लास्ट चीज मेरे को बताओ. अभी हम लोगों ने इतना सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, सब में सेक्स क्रोमोसोम ही रिस्पॉन्सिबल था सेक्स के लिए, हाँ या नहीं? सब में क्या रिस्पॉन्सिबल था? सेक्स क्रोमोसोम, राइट. अभी सगळ्यांना हनी भी माहित है, मधुमक्खी पता है, मधुमक्खी सबको, ठीक है. तो जो मधुमक्खी है उसमें सेक्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से डिटरमाइन ना होते हुए सेक्स डिटरमाइन होता है कितने क्रोमोसोम. फॉर एग्जाम्पल, टोटल क्रोमोसोम नंबर इन हनी बीज आर 32, ठीक है. तो 32 टोटल क्रोमोसोम नंबर रहता है और उसका हाफ कितना होगा? 60. तो मधुमक्खी में या फिर हनी बी में अगर 32 रहा तो वो फीमेल रहती है और 16 रहा तो मेल रहता है. मतलब यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम नहीं डिसाइड कर रहा है, यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है कि अमाउंट ऑफ प्लॉइडी या फिर प्लॉइडी लेवल कितना है, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोमल सेट कितने. तो अगर पूरे क्रोमोसोमल सेट रहेंगे तो वो फीमेल रहेंगी, और अगर सेक्स क्रोमोसोम अगर हाफ रहेंगे तो वो क्या रहेगा? मेल. और फीमेल में से क्वीन कैसे डिसाइड करेंगे? कि जिसको रॉयल जेली खाने को दिया जाता है, जब ये छोटे रहते हैं तब जिन फीमेल को रॉयल जेली मिलता है खाने के लिए वो क्वीन बनती है, और जिनको बेचारों को पोलन, ब्रेड या फिर किसी भी टाइप का दूसरा अदर फूड मिलता है वो बनते हैं ड्रोन या फिर स्काउट बी या फिर जो भी अदर अदर देन बी. तो अदर, और तुम लोगों को शायद पता होगा जो ड्रोन्स रहती है वो भी फीमेल रहती है, जो नर्स भी रहती है वो भी फीमेल रहती है, जो स्काउट भी रहती है वो भी फीमेल रहती है. स्काउट भी जो कि इनको ऑर्गेनाइज करती है, सिखाती है ये काम कैसे करना वगैरह वगैरह. नर्स जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ड्रोन जो हनी कलेक्ट करती है. तो मतलब ये सारी चीजें, तो जिसको वर्कर भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है. तो हनी बी में सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा? कितने क्रोमोसोमल सेट है. अगर पूरे रहे तो 32, और सिर्फ आधे रहे तो कितने रहेंगे? 16. क्लियर. तो यहाँ पे कौन डिटरमाइन कर रहा है? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो इसीलिए इसको बोला जाता है हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. क्या बोलेंगे? हैप्लो डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. क्योंकि हैप्लॉइड नंबर रहा तो वो मेल है, डिप्लॉइड नंबर रहा तो फीमेल, ठीक है. 32 रही तो फीमेल एंड 16 रहा तो मेल. क्लियर. क्या बोला मैंने? क्लियर हुआ? पक्का ना? और ये बोर्ड में आता है, और ये बोर्ड के लिए भी है, और मतलब बोर्ड के साथ साथ ये दूसरे चीज के लिए भी है, मतलब बोर्ड के साथ साथ ये अपने नीट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट, ठीक है. चलो देखो. तो लास्ट हम लोग ले रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन, मोस्ट टाइम फॉर बोर्ड एंड नीट बोथ, ठीक है. बोर हो रहा है कि तुम लोगों को? ये लास्ट है हमारा, 2 घंटा बोर हुआ गया.
नहीं ना? पक्का? देखो रुतिका बोर साला का ठीक है। ओके चलो देखो। तो ये लास्ट है, फिर छोड़ती हूँ तुम लोग, फिर नाश्ता वास्ता कर लेना, ठीक है? आप लोग डिप्लॉयड डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी। तो पहले हम लोग क्रॉस बनाएंगे, यहाँ पे उल्टा करेंगे, मतलब क्रॉस बनाया ना तो समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है करके। और हाँ, एक लास्ट चीज, अभी मेरे को बताओ, मेल में तो हैप्लॉइड नंबर है, फिर मेल किसे स्पर्म बनाएगा? स्पर्म तो ऑलरेडी हैप्लॉइड रहते हैं, है ना? हाफ सेट हो तो मेल का क्रोमोसोम नंबर ही हाफ है, तो हाफ का और क्या क्या हाफ करेंगे वो? तो यहाँ पे मेल स्पर्म बनाता है, मियोसिस के थ्रू नहीं बनाता, माइटोसिस करता है। और विदाउट मतलब विदाउट एनी मियोसिस वो अगर स्पर्म बना रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है? तो पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएंगे थ्रू माइटोसिस। ठीक है? मतलब विदाउट एनी मियोसिस वगैरह। तो माइटोसिस कर दो यानी स्पर्म बनो तो। और फीमेल में जो है वो मियोसिस ही होता है एक बनाने के। चलो देखो, तो चार्ट बनाऊंगी ना, फ्लो चार्ट, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। लगे तो डिस्क्रिप्शन कर लेंगे, बट उसका चार्ट अभी बना लेते हैं। तो पेरेंट, और इससे तुम लोग डिस्क्राइब भी कर सकते हो पूरा, अगर तुम लोगों को क्रॉस समझ में आया। जैसे कि मैंने बोला, फीमेल में क्रोमोसोम नंबर 32 होते हैं, और मेल में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 16। तो डिप्लॉइड 32 नंबर एंड हैप्लॉइड 16। बराबर? ये हो गए पेरेंट। फिर गमेट बनेंगे। तो गमेट बनते वक्त यहाँ पे तो माइटोसिस होगा, यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस, क्योंकि 16 ही है गमेट। तो गमेट्स बनते वक्त यहाँ पे हम लोग n इज इक्वल टू 16, ये n इज इक्वल टू 16। और यहाँ पे डायरेक्टली n इज इक्वल टू 16, बट यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस। और यहाँ पे क्या हो रहा है? माइटोसिस। तो जो मेल है माइटोसिस के थ्रू स्पर्म बनाएगा, और जो फीमेल है वो मियोसिस के, मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके थ्रू बनाएंगे। ठीक है? तो ये विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसीजर को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनते हैं? मेल। मतलब जो हैप्लॉइड कुछ नंबर वाले एग है वो डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है? तो n इज इक्वल टू 16, हैप्लॉइड मेल। विदाउट फर्टिलाइजेशन, मोस्ट टाइम पे ये पूछते हैं 1 मार्क बोर्ड एग्जाम। ठीक है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है हैप्लॉइड मेल। और इफ सपोज ये फर्टिलाइज हुआ स्पर्म के साथ, एग अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हुआ, तो यहाँ पे ये डिप्लॉइड बन जाएगा, तो ये क्या बनेगी? फीमेल। ठीक है? फिर ये क्वीन बनेगी के बाद में जो भी है वो डिसाइड होगा कि हम लोग इसको क्या देते हैं खाने को, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करेंगे। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा F1 जनरेशन। कर्ला कैसे काटना है? समझ में आया कि कैसे निकाला? यहाँ पे लिख लीजिए, इफ फीमेल गेट रॉयल जेली, फीमेल गेट रॉयल jelly, then it is converted into queen। अगर उसको रॉयल जेली खाने को मिली, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? क्वीन में कन्वर्ट हो जाएंगी। किसको समझ में नहीं आया बेटा क्रॉस?
समझ में आया कि नहीं? और अगर तुम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने पार्थेनोजेनेसिस और एक जगह पे पढ़ा है, बताओ कहाँ पे पढ़ा है? कौन से लेसन में पढ़ा है पार्थेनोजेनेसिस? प्लांट, वेरी गुड प्रज्वल, अभ्यास चालू है बेटे, गुड। ठीक है, तो हम लोगों ने ये कहाँ पे पढ़ा था, प्लांट रिप्रोडक्शन। नाइस। तो ये क्रॉस इंपॉर्टेंट करके रखना, अगर तुम लोगों को क्रॉस आता है देन तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन भी आराम से आ जाएगा। तो ये 3 मार्क्स के लिए फॉर बोर्ड एग्जाम, और ऑब्वियसली एमसीक्यू के लिए कहाँ पे, नीट में। 3 मार्क्स फॉर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, चलो डन सबका, हो गया। ओके, तो आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। कल लेंगे मॉर्निंग में 7 बजे। तो अभी 2 दिन में हमारा जेनेटिक्स खत्म हो जाएगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल बाय। ठीक है, तो दिवाली के पहले पहले हमारा सेकंड यूनिट एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो जाता है। और देन हाफ पीरियड में हम लोग फिर थर्ड यूनिट इजी है और छोटा है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट हमारे फिनिश हो जाते हैं। फिर बचता है इकोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। उसमें से बायोटेक्नोलॉजी भी जल्दी हो जाता है क्योंकि उसमें 2 ही लेसन है। फिर बचता है इकोलॉजी, इकोलॉजी को थोड़ा टाइम लगेगा, और शायद तुम लोगों ने देखा क्या, तुम्हारी एग्जाम पोस्टपोन हो रही है और सिलेबस और कम होने वाला है करके न्यूज पढ़ा? नोट कुछ? हाँ, अप्रैल में, अप्रैल के एंडिंग में होंगी। और दूसरी चीज, नहीं रे, नीट का नाही होता खत्म, मतलब ऐसे बोलते बट नीटचा काही रिड्यूस बिड्यूस नाही होत, कारण नीटची पण एक्झाम माहिती आहे का 2 मेला म्हणत आहे लोक, पण मला असं वाटतं की मे बी 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है। हो गया तो टाइम पे ही होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि मे बी मई में ही हो, बट थोड़ा एंडिंग एंडिंग में हो, मतलब थर्ड संडे या फिर लास्ट संडे ऐसा कुछ हो। तो वैसे तो फर्स्ट वीक में ही है, बट स्टिल ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो भी लिटिल बिट शिफ्ट होने का चांस है, बट उसका सिलेबस वगैरह रिड्यूस नहीं होगा। बट हाँ, बोर्ड का हो रहा है, तो बोर्ड का एग्जाम भी अप्रैल के कुछ तो भी एंड एंड में है, और सिलेबस भी और कम है। तो एक बार मेरे पास आ गया सारी चीजें, सारा डाटा, तो हम लोग वही रिड्यूस करके बोर्ड में मैं तुम लोगों को बता दूंगी फिर क्या क्या है, नहीं है, ग्रुप में डाल दूंगी। ठीक है, अभी तक आया नहीं है मेरे पास इसलिए। तुम्हारा पूरा सिलेबस ईमानदारी से बताओ क्या मैं, अगर मैंने एक भी छुट्टी नहीं मारी तो दिसंबर तक खुल जाएगा, अगर मैंने बीच में छुट्टियां मारी तो नहीं हुई। ठीक है, बट एक्चुअली पता है क्या, जब मैंने डेमो तुम्हारा देना स्टार्ट किया था ना, अगर मैंने तब भी तुम्हारा पढ़ाना चालू कर दिया रहता तो अभी तक हमारे 3 यूनिट हो जाते थे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को डेमो काफी पहले दिया था, याद होगा तुम लोगों को, है ना? हाँ, सर पूछ रहे थे, सर को बोलना दिसंबर तक हो जाएगा, दिसंबर के एंड तक मैं खुद ट्राई करूंगी करने का, मतलब अभी जैसे 2 घंटे का वगैरह क्लास लिया ना, ऐसे हम लोग संडे को लगा दे जाएंगे तुम्हारा। क्योंकि पता है क्या, हम लोग मतलब रनिंग बैच में तुम्हारा मैंने सबसे लेट बैच स्टार्ट किया है, तुम लोगों को शायद पता होगा, क्योंकि मैं नई फैकल्टी हूँ तो मैं सबसे लेट आई हूँ। बट मैंने मैक्सिमम जो बैचेस का सिलेबस है वो मैं फेब में चालू करती हूँ, 12th का, और फेब में चालू करके फिर मेरा नवंबर तक एंड हो जाता है। अभी मैक्सिमम क्लासेस का मेरा एंड हो रहा है, नवंबर कंप्लीट हो जाएगा, उनका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तुम लोग एक महीना इसलिए पीछे चल रहे हो क्योंकि तुम्हारे क्लास में मैं लेट आई, अगर मैं पहले आती 1 महीना तो फिर तुम्हारा सिलेबस भी नवंबर तक हो जाता, बट दिसंबर लगेगा। हो सकता है जनवरी फर्स्ट वीक भी लगे, जनवरी फर्स्ट वीक पकड़ के चलो, अगर थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, बट ये याद रखना कि पढ़ाई अपने को पूरा ही करना है, रिड्यूस रिड्यूस कुछ भी हुआ है, क्योंकि अपने को नीट एग्जाम देना है। ठीक है, हम्म, चलो जाओ तुम लोग भी नाश्ता वास्ता करो, चाय वगैरह पियो, मैं भी जाती हूँ। चलो बाय।